सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और एक लंबे अरसे के बाद इस मंच के साथ आपकी और हमारी भेंट हुई है। बिल्कुल। और इस भेंट में ये देख रही हूँ कि निजात, इतनी भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए आपके चेहरे पर जो सुकून दिखाई दे रहा है ना स्टूडियो में, एसी की ठंडक में, वो अलग ही बता रहा है कि आप भीषण गर्मी से हाल बेहाल है सब लोग, हम सब। हाँ, सभी का इन दिनों तो कह सकते हैं कि देश के हर हिस्से में जिस तरह से गर्मी ने अपना प्रचंड रूप ले लिया है, तो हर कोई त्रस्त है और वो यही देखता रहता है कि कहीं कोई छांव मिल जाए। और ऐसे तो छांव, सड़क पे, खुली सड़क पे तो छांव ढूंढते रहते हैं, तो एक जरा सी छाया मिलती है, पेड़ जब पत्तियां हिलती हैं तो एक जरा सी हवा चलती है, ठंडी हवा जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन गानों की छांव ऐसी सुकूनदेह है कि ठंडी हवा के जब गाने सुनते हैं तो सचमुच हमें सुकून मिल जाता है। लेकिन ठंडी हवा की छांव में चलने से पहले जरा आज के विषय पर हम गौर फरमा लें। हाँ, तो जो हमारे साथी जुड़ चुके हैं और अभी तक उन्होंने फेसबुक की पोस्ट नहीं देखी है, जो फेसबुक से नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी पता लग जाएगी किन विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो आपने जब ठंडी हवा की बात कही ना, तो भाई उसके लिए पर्यावरण का दुरुस्त होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। ताकि पर्यावरण अच्छा रहे, पेड़ पौधों से भरा हुआ वातावरण हो। तो एक ऐसी महिला जिसने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, उनकी आज हम बात करेंगे। और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये है तुलसी गौड़ा, इनकी आज बात होगी। पर्यावरणविद हैं, इनके बारे में बताएंगे। और गर्मी से निजात पाने के लिए कपड़ों का ध्यान रख रखाव भी जरूरी है कि हम कौन सी पोशाक पहनते हैं गर्मी के मौसम में। कई बार बहुत सिंथेटिक कपड़ा या सिल्क पहन के धूप में तपती दोपहरिया में, या बहुत डार्क कलर पहन के निकल जाते हैं, तो आपको गर्मी का एहसास और ज्यादा होता है, बल्कि पसीना ज्यादा आता है। गर्मी में कॉटन कपड़े पहन के निकलें तो ज्यादा आपको ठंडक महसूस होगी। लेकिन और आज हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कुछ कपड़े जिन्हें कई बार हम थोड़े ही दिन पहना, उन्हें बस यूज नहीं हो रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उनको फिर से अगर पहनने का मन करे तो उनको एक नया रूप देकर किस तरह से पहना जा सकता है। कई कपड़े बहुत बार पहनने के बाद भी कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, कपड़ा अभी तक चल रहा है, तो अब इसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो तरीके हैं कि पुराने कपड़े को किस तरह से एक नया लुक देना है, इसके बारे में बात। बिल्कुल, तो ये ज्ञान की बातें हो जाएंगी। और गर्मी के मौसम में सड़क पर चलते हैं तो कैसा लगता है, खुली सड़क पर जब निचाट धूप होती है तो बहुत तकलीफ होती है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि लगा हुआ है रेड सिग्नल, लेकिन क्योंकि धूप में खड़े नहीं रहना तो सिग्नल तोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। कि यातायात के नियमों का उल्लंघन कई बार गर्मी से बचाव में भी हो जाता है, लेकिन सड़क पर चलते हुए खुद के लिए भी और जो अन्य लोग चल रहे हैं, चाहे वो वाहन में है या पैदल हैं, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इसलिए कुछ बातें सड़क सुरक्षा की। एक और जरूरी बात है, वो कौन सी है बताइए जरा, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि गर्मियों की जब बातें इतनी सारी चल ही रही हैं, तो एक बहुत विशेष उपकरण है रेफ्रिजरेटर, जो सबके घर में है। और कई बार उसकी अगर साफ सफाई ना की जाए या कुछ सामान ऐसे रख दिए जाए जिनमें से गंध अलग तरह की आने लगती है, तो जो अन्य खाने की सामग्री रखी है उसको भी वो प्रभावित कर देता है। तो उस गंध से कैसे बचा जाए, इसके टिप्स हमारी सखियां हमारे साथ जरूर साझा करें। और हम अब साझा कर रहे हैं ये ठंडी छांव और सुकून दे गाना, जिससे हमें छांव मिलेगी, ठंडक भी महसूस होगी जी। और पर्यावरण के रखरखाव, पर्यावरण की सुरक्षा की भी बातें हम सोच सकते हैं इस गाने को सुनते ही ये गाना। जब उठी काली घटा
ठंडी हवा के झोंके जब चलते हैं तो यादों का कारवां भी चलता है जी। और छांव तो मिलती है, सुकून मिलता ही है। और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में चर्चा की है चंचल जी कि आज पर्यावरण विद तुलसी गौड़ा के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि इस तपती दोपहरी में, तपती गर्मी में, जहां भीषण गर्मी है, पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है, ऐसे में पर्यावरण की बातें करके पर्यावरण की ओर ध्यान देना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी प्रजाति के वृक्ष की, मातृ वृक्ष को पहचानने की उनकी क्षमता के कारण तुलसी गौड़ा को वन का विश्वकोश कहा जाता था। वृक्ष देवी के नाम से भी वे जानी जाती थी, क्योंकि उन्हें वनों का बहुत गहरा ज्ञान था। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा एक प्रेरणा बनी रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को भी हमारी पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रेरित करती रहेगी। और बहुत से पर्यावरणीय परिवर्तन और प्रदूषण जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी मनुष्यों की गतिविधियां, जैसे जो औद्योगिकरण बहुत बढ़ रहा है या वनों की कटाई हो रही है, इसके कारण जो भी उत्पन्न होते हैं उनसे वनों को भी बहुत क्षति पहुंचती है। इन्हीं वनों के संरक्षण के प्रति उनकी जो गहरी प्रतिबद्धता थी, इस क्षति को कम करने के लिए वो सहायक हो सकती थी। और इनकी शुरुआती जीवन की अगर हम बात करें तुलसी गौड़ा की, तो इनका जन्म हुआ साल 1944 में कर्नाटक के होन्नाली गांव में। बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ और जब वो सिर्फ 2 साल की थी तभी पिता का साथ भी छूट गया। इसलिए जब वो बड़ी हो रही थी तो अपनी माँ, जो वो काम किया करती थी कि स्थानीय नर्सरी में दिहाड़ी मजदूर के रूप में, उनके साथ वो चली जाया करती थी। और औपचारिक शिक्षा वैसे तो इन्हें कभी नहीं मिली, ना इन्होंने स्कूल जाकर कभी सीखा, लेकिन तुलसी गौड़ा कर्नाटक वन विभाग में नर्सरी में जो भी उगाए जाने वाले बीज थे उनके देखभाल का कार्य किया करती थी। उन्होंने बीजों के संरक्षण में अपने कार्यों और वनस्पति विज्ञान को देखते हुए स्थायी पद की पेशकश के लिए जाने तक अपनी मां के साथ नर्सरी में दिहाड़ी मजदूर के रूप में 35 सालों तक काम किया। और 70 साल की उम्र पूरा होने तक, यानी कि सेवानिवृत्त होने से पहले करीब 15 वर्षों तक नर्सरी में इसी स्थायी पद पर उन्होंने काम किया था। और इसके अलावा नर्सरी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भूमि के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए वन विभाग के वृक्षारोपण प्रयासों में भी योगदान दिया और प्रत्यक्ष रूप से काम किया। पौधों को रोपने के साथ साथ उन्होंने वन्य जीवों को नष्ट करने वाले शिकारियों और जंगल की आग को रोकने के लिए भी काम किया। तुलसी गौड़ा ने कर्नाटक वन विभाग में रहते हुए करीब 60 सालों से भी अधिक समय तक सेवा की, इन जंगलों की, इन पेड़ पौधों की। और इसमें एक सामुदायिक अभ्यारण्य, 5 बाघ अभ्यारण्य, 15 संरक्षण अभ्यारण्य और करीब 30 वन्य अभ्यारण्य शामिल हैं। और उनका उद्देश्य गांवों को प्रकृति से फिर से जोड़ देना था, क्योंकि लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं ना, इसीलिए। और तुलसी गौड़ा को पर्यावरणविदों ने वन का विश्वकोश कहा, जैसा कि आपने शुरू में बताया, और वृक्ष देवी के रूप में भी वो जानी जाती रही, क्योंकि उन्हें वन और पौधों का बहुत ही गहरा ज्ञान था। और वन में कहीं भी लगाए हुए पेड़ों की प्रजाति के जो मातृ वृक्ष हैं, उनकी पहचान किस तरह की जाती है, इसमें उनको एक अद्भुत क्षमता हासिल थी। तुलसी गौड़ा बीज इकट्ठा करने और उन्हें पहचानने में भी विशेषज्ञ थी। सभी तरह के जो पौधे होते थे, उनकी प्रजातियों को फिर से जीवित किस तरह से करना है, दोबारा उनको विकसित करने के लिए मातृ वृक्ष से बीज किस तरह निकालना है, ये एक बहुत कठिन प्रक्रिया होती है, लेकिन तुलसी गौड़ा इसमें सक्षम थी। और इसके अलावा तुलसी गौड़ा खुद भी कभी किसी को ये नहीं समझा सकी कि उन्होंने जंगल के बारे में इतना ज्ञान कैसे पाया, लेकिन वो ये जरूर कहती थी, ऐसा लगता है जैसे वो जंगल की भाषा बोल सकती हैं। उनके समुदाय की परंपराओं में मातृसत्ता प्रकृति से जुड़ी हुई है और भूमि की देखभाल भी करती है। ऐसा अनुमान ममता जी लगाया जाता है कि तुलसी गौड़ा ने कर्नाटक में अकेले ही करीब 1 लाख के करीब उन्होंने पेड़ लगाए हैं। और उनके गांव के आसपास के क्षेत्र में तुलसी गौड़ा को वहां का गौरव भी लोग मानते हैं। उन्हें जंगल और औषधीय पौधों का अमूल्य ज्ञान था। उन्होंने जो भी पौधे लगाए उनमें बहुत ज्यादा जो पौधे थे वो औषधीय पौधे भी थे, और इनका उपयोग उस वक्त बहुत ज्यादा किया गया जब गांव के लोग बीमार पड़ जाया करते थे। हालांकि एक समय जब वो कर्नाटक वन विभाग से सेवानिवृत्त हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपने गांव के बच्चों को जंगल के महत्व के साथ साथ बीज खोजने और उनकी देखभाल करने के बारे में सिखाना जारी रखा। तुलसी गौड़ा ने अपने गांव की महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया। और जब कुछ कहा सुनी के बाद कई ऐसे भी मामले होते हैं कि कुछ मार पिटाई भी हो जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है, तो
ऐसे मामलों में भी वो आगे आई और किसी निरपराध को उन्होंने कभी सजा नहीं होने दी। और पुरस्कार और सम्मान भी जब कोई ऐसा काम करता है तो वो भी उन्हें दिए जाते हैं। उन्हें क्या क्या मिला इसके बारे में बताते हैं। साल 1986 में तुलसी गौड़ा को इंदिरा प्रियदर्शिनी वर्ष मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसे IPVM पुरस्कार के नाम से भी हम जानते हैं। और ये पुरस्कार वनीकरण और बंजर भूमि विकास के योगदान के लिए किसी व्यक्ति या किसी संस्थान को दिया जाता है। इसके बाद साल 1999 में तुलसी गौड़ा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ, जो कर्नाटक राज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और साल 2020 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च सम्मान है। और ये सम्मान मिलने पर भी तुलसी गौड़ा का कहना ये था कि पद्मश्री प्राप्त करके उन्हें खुशी तो है, लेकिन फिर भी जंगल और पेड़ों को वो ज्यादा महत्व देती है। और उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी समुदायों को शामिल किया जो आसपास के समुदाय थे। इससे सामूहिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित हुई लोगों में और लोग खुद भी पहल करने के लिए आगे आए। उनके प्रयास से कर्नाटक के बहुत सारे बंजर क्षेत्रों को पुनर्जीवित करके फिर से पर्यावरण के संतुलन को बहाल किया गया और उन्होंने आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जंगलों और उनके संसाधनों के संरक्षण के महत्व के बारे में भी शिक्षित किया, जिससे देश और समाज का कल्याण हो सकता है। और फिर आया 16 दिसंबर 2024 का दिन, जब उनकी उम्र करीब 86 साल की थी। इस समय वो इस संसार को छोड़कर, हम सभी को छोड़कर चली गई। और तुलसी गौड़ा की विरासत हम सबके लिए प्रेरणा है और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली है। उन्होंने हमें समझाया कि कोई भी पहल पर्यावरण में बदलाव ला सकती है। उनका जीवन हमें प्रकृति की देखभाल और जुड़ाव की महत्वपूर्ण संस्कृति को विकसित करने का संदेश देता है। और जब हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो ये बात अपने आप से कह सकेंगे। वसुंधरा नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तो भाई ये बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज थी, भरत व्यास की ये रचना थी, सतीश भाटिया का संगीत था। अच्छा ममता जी, इससे पिछली बार जब हम मिले थे विविध भारती में और हम जब गेट पर ही थे, तब उल्टी दिशा में आप जा रही थी बड़ी तेजी से। अरे बड़े ध्यान से आप देखती हैं। हाँ? भाई क्या होता है ना, सीधी दिशा में तो सभी चल रहे थे, अचानक आपको जब उल्टी दिशा में देखो, जाते देखा भाई- मैंने, तो मैं समझ नहीं पाई कि कारण क्या है। तो आज जब मुलाकात हुई तो लगा यही पूछ लूं। ठीक, सवाल बिल्कुल सही है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बाएं तरफ चलो जी। और एकदम किनारे किनारे चलो। हाँ। जो सड़क के किनारे जो बना रहता है, जिसको हम पैदल यात्रियों के लिए चलने के लिए बना रहता है, हाँ, वहां चलना चाहिए, ये सिखाया जाता है हमें। इसीलिए सिखाया जाता है ना लेकिन- कि भाई सुरक्षा के मद्देनजर ये जरूरी भी तो हाँ, है। और सड़क सुरक्षा के बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन कुछ लोग तो बहुत सदाशयता के साथ करते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। तो वो नियम उस दिन पालन मैंने नहीं किया। लेकिन आपने पूछा कि क्यों चल रही थी, उसकी एक वजह है। देखो, सड़क के किनारे चलने के लिए जो कई बार छायादार वृक्ष लगे होते हैं, बाईं तरफ हम चलते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सड़कें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, और खास तौर से हाईवे जो होते हैं, वहां पर तो आपके लिए पैदल चलने के लिए कुछ बना नहीं होता है। जी। और हाईवे ना हो तो भी कुछ सड़कों पर जहां पर किनारे चलने की जगह ना हो, तो वहां पर मुझे लगता है कि उल्टा चलना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बाएं तरफ चल रहे हैं, पीछे से बाइकर्स इतनी तेज रफ्तार में आते हैं कि वो उन बाइकर्स की आवाज से अपना बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरते गिरते बचते हैं, और ऐसे हादसे हमने आंखों के सामने देखे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब जहां पर पैदल यात्रियों के लिए जगह नहीं बनी जी। रहती, तो मैं उल्टा चलती हूँ, क्योंकि सामने से वाहन आता हुआ दिखाई देता है, तो हम सतर्क रहते हैं पहले से। और आपने जब बात की ना कि कई बार लोग हॉर्न बहुत तेज बजाते हैं, तो हम नियमों की बात तो करते हैं, उसमें इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी गाड़ी में कितने ज्यादा तेज आवाज की हमें जरूरत है, हम उतना ही। कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए या कहते हैं कि शो ऑफ करने के लिए, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इतनी तेज आवाज वाला हॉर्न अपनी मोटरसाइकिल में या अपनी गाड़ी में लगा लेते हैं, और इससे कई बार लगता है कि जैसे कान के पर्दे कहीं फट ना जाए। तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सड़क सुरक्षा के बारे में, और इसका मतलब होता है कि सड़क पर होने वाली जो भी दुर्घटना है उसके खतरे को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। सड़क पे होने वाली जो भी दुर्घटनाएं हैं उनको कम करने के लिए यातायात के कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों का पालन करना ना सिर्फ खुद की सुरक्षा के लिए बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी होता है। जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग, गति सीमा का पालन करना, नशे में गाड़ी ना चलाना, रेड लाइट का सम्मान करना, ये सारे नियम ऐसे हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं और जीवन रक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। और आज के समय में सड़कों पर वाहनों की संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक से हर कोई बदहाल है, बेहाल है, और इनसे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, ये बातें हम करते तो हैं, ये सिर्फ नारा नहीं, लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी भी होती है। यातायात के जो भी नियम है वो इसलिए बनाए जाते हैं कि सड़कों पर वाहन और पैदल चलने वाले जितने भी लोग हैं उनका संतुलन वो बना रहे, कोई दुर्घटना ना हो, जान माल की हानि ना हो। बिल्कुल। और कुछ नियम है जिनका पालन हमें करना चाहिए, जैसे कि लेन का पालन करें। हाँ। और हमने तो भाई देखा है कि तुरंत यहाँ मुंबई की सड़कों पर लेन अगर गलत तरीके से चेंज किया तो चालान हो जाता है। और आजकल तो ऑटोमेटिक चालान, आपको पता ही नहीं चलता, आपके जब पैसे कटते हैं तो पता चलता है। जब खास तौर पर हम हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं तो वहां आपकी गति के हिसाब से लेन बनाई हुई होती है। तो जिस गति में आपकी गाड़ी चल रही है, आप चला रहे हैं, उसी लेन में आपको रहना जरूरी है, ताकि
अगल बगल जो भी लोग चल रहे हैं अपनी गाड़ी को लेकर उन्हें कोई दिक्कत मुंबई ना की बात करें तो मुंबई में खास तौर से जो मुंबई का शहरी इलाका जिसको मुंबई महानगर कहा जाता जी। है, जैसे कि जहां पर विविध भारती का स्टूडियो है, ये तो उपनगर है बोरीवली, लेकिन मरीन लाइंस और दादर इन इलाकों में जी। लेन का एक रूल है, अगर लेन बदला तो आपको फाइन भरना पड़ता है। तो जरूरी नहीं कि आप बाईं तरफ ही चलें, वो ट्रैफिक रूल के आपको ट्रैफिक रूल समझ लेना चाहिए मुंबई की सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए। और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है, वरना उसके लिए भी फाइन हो जाता है। और हम सब एक आध बार सीट बेल्ट के लिए कार में बैठकर फाइन भर चुके हैं, हमें लगता है। कई बार लोग कहते हैं ना कि कुछ लड़के खासतौर पर कहते हैं कि हीरोपंती में गाड़ी चलाने के लिए वो हेलमेट नहीं पहनते। सिर्फ जब उनको ट्रैफिक सिग्नल पर से निकलना होता है कि सिग्नल आने वाला है, कहीं कोई ट्रैफिक पुलिसमैन ना हो, तो उनसे बचने के लिए वो हेलमेट पहनते हैं। लेकिन आपको हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पहनना है, इस बात का ध्यान रखना है। और वाहन चलाते समय निर्धारित जो गति सीमा है उसका पालन करना जरूरी है, क्योंकि तेज गति जो है वो कई बार दुर्घटना का कारण बन जाती है। इसी तरह से ट्रैफिक के जो भी सिग्नल हैं उनका पालन करें। रेड लाइट का मतलब है कि आपको थोड़ी देर रुकना है, पीली बत्ती है कि आप तैयार हो जाएं, हरी बत्ती का मतलब है कि आप आगे बढ़िए। इसी तरह से मादक पदार्थों का सेवन करने के बाद ड्राइविंग ना करें, और ये कानूनन अपराध भी है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात कभी ना करें। चंचल जी, यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि मोबाइल फोन पर बात करते समय वाहन न चलाएं। ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन कोई मानता नहीं है। अब तो ईयर प्लग लगा के कार में तो आराम से लोग बातें करते हुए जाते हैं। अब तो कार में ये सुविधा भी है कि आप फोन करो और आपका स्पीकर चल जाता है, तो स्पीकर पे बात करते हो, वो भी कहीं न कहीं खतरनाक है। और जो बाइक पर हेलमेट के अंदर ईयर प्लग लगा के लोग आराम से बात करते हुए जाते हैं। जब ये ईयर प्लग नया आया था बाजार में, तो कई लोगों को हमने देखा कि ये पागल है क्या, बंदा अपना बाइक पे चला जा रहा है और बातें करते हुए जा रहा है अपने आप से। तो बाद में पता चला कि सुविधा भी है कि आप आराम से बाइक चलाते रहो और बातें करते रहो। ये बहुत खतरनाक होता है। कहाँ पर आपसे बात करने वाला कोई ऐसी बात कर रहा है कि आपका ध्यान भटक जाए, बिल्कुल सही, वो बहुत खतरनाक होता है। इसी तरह से जो वाहन की लाइट्स होती हैं उनका भी सही उपयोग जरूरी होता है। कई बार हमें लेफ्ट या राइट जब लेना होता है, अपनी गाड़ी को टर्न करना होता है, मोड़ लेना होता है, उस वक्त के लिए कुछ बत्तियां हमारी गाड़ी में निर्धारित होती हैं। तो कई बार उनका लोग प्रयोग किए बिना ही आपने अगर सिग्नल पे से आपने टर्न ले लिया, तो जो पीछे वाले जो लोग हैं जो अपने वाहन पर हैं उनके लिए चीज़ खतरा बन सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई जाती है, इसीलिए जब भी ट्रैफिक रुकता है तो जेब्रा क्रॉसिंग पर जो लोग चल रहे हैं उन्हें रास्ता ज़रूर दें और अगले वाहन से एक उचित दूरी ज़रूर बनाकर रखें ताकि दुर्घटना को टाला जा सके। दूसरे वाहनों को अगर दाईं ओर से ओवरटेक करने की नौबत आती है तो बड़ा सावधानी पूर्वक करना है ताकि आप भी सुरक्षित हो और जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो। ज्वलनशील जो भी पदार्थ होते हैं उनको वाहन में ना लेकर जाएं। वाहनों का समय समय पर उचित रखरखाव जो है या प्रदूषण की जांच है ये भी करवाना जरूरी है। ये सड़क सुरक्षा का नियम नहीं है, लेकिन ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है क्योंकि आपको अपने वाहन को उसी सड़क पर वरना धुआं उगलता हुआ वाहन आपके लिए नुकसानदेह है और सड़क पर जो चल रहे यात्री उनके लिए भी नुकसानदेह। सड़क सुरक्षा का महत्व खुद के लिए भी और दूसरों के जीवन रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए यातायात के जो भी नियम हैं उनका पालन अगर करेंगे तो दुर्घटना या अकाल मृत्यु दोनों से बच सकते हैं और ट्रैफिक जाम को भी हम कम कर सकते हैं। आवागमन तेज हो सकता है इससे। अगर इन नियमों का हम उल्लंघन करते हैं तो जुर्माना, सजा कुछ भी हो सकता है। सिर्फ इनसे बचने के लिए नहीं, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी आप करिए। और कई बार तो हमें कहना चाहिए कि छोटे बच्चे क्योंकि कई बार छोटे बच्चों को भी हम वाहन हाथ में दे देते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में उन्हें समझ हो। पहली बात, उन्हें वाहन देना नहीं हाथ में, लेकिन बच्चे जब बड़े होकर वाहन चलाने लगेंगे, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन देना ही नीचे कानूनन अपराध है। और देखिए, सड़क सुरक्षा के बहुत सारे नियम हैं। बच्चों को सड़क पार करने का तरीका भी सिखाएं। जो छोटे बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं नया, उनके भी जो रूल हैं बताएं कि हेलमेट लगाएं। और देखिए, सड़क सुरक्षा के बारे में अपने जाने माने अभिनेता जॉन अब्राहम क्या कहते हैं, सुनते हैं। मैं
जॉन एब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ। कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास। सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। अंतराल में जो गाना बज रहा था बाबूजी धीरे चलना, तो मुझे याद आई हम बात कर रहे थे सड़क सुरक्षा के बारे में। हमारे साथी का कहना है कि सड़क सुरक्षा के विषय पर मैं यही कहना चाहूंगा कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। हेलमेट पहनना बोझ नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। आज की युवा पीढ़ी को रफ्तार से ज्यादा अपनी और दूसरों की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए। याद रखें, सड़क पर आपकी समझदारी ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा है। एक अन्य संदेश में हमारे एक साथी ने लिखा है कि बेहतर सड़क सुरक्षा बेहतर जीवन सुरक्षा। जीवन को बचाना है तो नियमों का पालन करना है, सड़क पर चलना है तो नियमों को जानना है, यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। और क्यों ना ममता जी एक गाना सुन लिया जाए। गाने से पहले एक छोटी सी टिप्पणी है जो श्रोताओं तक पहुंचा दें। हमारे एक सुधीर श्रोता हैं जो नियमित रूप से विविध भारती सुनते हैं। इन्होंने लिखा है कि मोबाइल पर बात करते या ईयरफोन पर गाना सुनते हुए सड़क पार करने की वजह से कई बार लोगों की जान चली जाती है और ट्रेन से भी दुर्घटना होती है। कई बार लोग मोबाइल पर बात करते हुए ब्रिज का प्रयोग नहीं करते हैं और रेलवे क्रॉसिंग से क्रॉस करते हैं, तो इस वजह से भी कई बार दुर्घटनाएं घटती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, हमने वो बातें बताई हैं हालांकि, तो फिर भी इनका कमेंट हम शामिल कर रहे हैं। लिखा इन्होंने कि सड़क सुरक्षा का अर्थ है सड़क का उपयोग करते समय दुर्घटनाओं और चोटों से बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन करना, हेलमेट सीट बेल्ट पहनना, गति सीमा का पालन, नशा न करना, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग, ट्रैफिक सिग्नलों का सम्मान करना इसमें शामिल है। कई बार देखा है कि लोग देखते हैं ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो चलो सिग्नल पार कर जाओ। तो हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ जुमला इस्तेमाल करते हैं कि अगर मान लो ट्रैफिक पुलिस ने नहीं देखा लेकिन कैमरा देख रहा है। हाँ, कैमरा देख रहा है। जब कैमरा नहीं था तो आपका अपना आपकी नैतिकता देख रही है ना। अगर आप खुद को बताओ कि हम गलत कर रहे हैं तो अपने आप सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कर पाएंगे। आजकल हर सिग्नल पर, ट्रैफिक सिग्नल पर एक तीसरी आंख यानी कि कैमरा लगा दिया गया है, तो आप ये ना सोचे कि कोई हवलदार नहीं है तो आपको किसी ने देखा नहीं है। अब गाना सुनते हैं एक। याद किया दिल ने कहा हो तुम,
झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में, खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में, मतलबी जहाँ मेहरबान हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। रात ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई, रात ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई, अब तो मेरी दास्तां हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी राह के चिराग हो, तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी राह के चिराग हो, मेरे लिए आसमां हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। ये पतिता फिल्म का गाना था और सड़क सुरक्षा के लिए हमारे श्रोता बहुत सजग है भाई, बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन ये सच है कि हम उसे उतना महत्व नहीं देते। इस विषय पर हमें बच्चों को स्कूल और घर से ही शिक्षा के एक रूप में देना चाहिए। आजकल पढ़े लिखे नौजवान, खासतौर पर नवयुवतियां भी फैशन के चक्कर में बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाते देखे जाते हैं, उनका चालान भी होता है। और नवयुवतियों की जब बात हुई है तो नवयुवतियां भी कई बार फैशन में वो सिर्फ जिस तरह का हेलमेट पहनते हैं वो सिर्फ एक टोपी जैसा होता है जिसमें सुरक्षा का कोई नामो निशान नहीं होता। ये सिर्फ आपको हम बार बार बता रहे हैं कि चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए पहनना है। और ममता जी, आपने जब उल्टा चलने की बात बताई थी ना, इसी बात पर हमारी एक सखी ने कुछ कमेंट लिखा है। वो कहती हैं कि ममता जी आपने बिल्कुल सही कहा, उल्टा चलना
कई बार ज्यादा सुरक्षित है। कुछ साल अब अपनी अपनी घटना बता रही हैं। हाँ। कुछ साल पहले पुणे में इसी तरह हम कुछ सहेलियां लौट रहे थे। एक सहेली बाईं तरफ से दाहिनी तरफ जाने लगी तो मैंने मना किया। इस पर उसने कहा कि नहीं, दाहिने से ही चलो, कम से कम उधर से आते हुए वाहन दिखाई तो देते हैं, गाड़ी आ रही है तो हम पीछे हो सकते हैं। तब से मैं भी कई बार इस तरीके को अपनाने लगी हूँ। लेकिन बस सजग रहना बहुत जरूरी है कि आप पता चला मोबाइल देखते देखते चल रहे हो और सामने से कोई वाहन चला आ रहा है तेज स्पीड में, तो आपका बैलेंस तो बिगड़ेगा ही और जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये आपकी सजगता पर डिपेंड करता है। मोबाइल देखते हुए, फोन पर बात करते हुए लोग चले जा रहे होते। आजकल ये जो मोबाइल फोन है वो सब बहुत सारी मुसीबत की जड़ हो गई है। हाँ, लेकिन अगर ये मोबाइल फोन आप कमेंट्स लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छा है, चलिए हम कमेंट्स पढ़कर सुनाते हैं। हाँ। अगला जो हमारा विषय है जिस पर हमें बात करनी थी, यानी कि पुराने कपड़े जिन्हें आपने बहुत पहन लिया लेकिन अभी वो अच्छी अवस्था में है, आपको उनको कोई नया रीयूज करना है तो किस तरह करेंगे, इसके बारे में जो कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। इस पर एक कमेंट बड़ा अच्छा आया है कि पुराने कपड़ों को थोड़ी मेहनत के साथ नया रूप दिया जा सकता है। पुराने सूट, साड़ी या जीन्स को नया डिजाइन देकर फैशनेबल बनाया जा सकता है। उन पर कढ़ाई, लेस, बटन, पैचवर्क, रंग बिरंगे कपड़ों को जोड़कर आकर्षक लुक दिया जा सकता है। पुराने दुपट्टे से स्टोल, कुशन कवर या बैग भी बनाए जा सकते हैं। पुरानी पैंट के थैले जो कि सामान लाने के लिए बहुत काम आते हैं वो बनाए जा सकते हैं। और ये बनाते हुए हमने अपनी मम्मी को बहुत देखा है। इस तरह पुराने कपड़ों को नया आकार देने से न केवल बचत होती है बल्कि रचनात्मकता भी निखरती है। तो कमेंट्स बहुत सारे हैं, पढ़ेंगे, पहले गीत सुन लेते हैं। सुनते हैं ये गाना। तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, तुम्हारे बिन जीना लगे घर
चंचल जी, इस गाने से पहले आप पुराने कपड़ों को नया लुक किस तरह से देना चाहिए बता रहे थे, और हमारी सखियों की बहुत सारी टिप्पणियां भी आपने सिखाई। हमें तो याद है बचपन में कि पुराने कपड़ों की बहुत सारी चीजें तैयार की जाती थी, यहाँ तक कि टेबल क्लॉथ बना दिया जाता था और कुशन कवर तो बताया ही हमारी सखियों ने। और हमें याद है कि हमारी माँ पुराने कपड़ों से बहुत सारी चीजें और डिजाइनदार बनाती थी। सिलाई मशीन होती थी घर में, सिलाई मशीन का कवर कपड़ों से तैयार किया जाता था। और पैरपोश उस समय बाजार में बहुत कम मिलता था, हमें तो जहां तक याद है, तो कपड़ों से ही तैयार किया जाता था। और बहुत सारे तकिए के कवर सुंदर डिजाइनदार बना दिए जाते थे, झालरदार झालर, बहुत सुंदर लगता था। कई बार अलमारियां जो घर में होती थी, जैसे अब दरवाजे वाली अलमारियां होती हैं, जब पहले नहीं होते थे, ऐसे आले होते थे, खुले होते थे, तो उन पर भी पर्दा लगाने के लिए जो घर के पुराने कपड़े हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था। और एक बात और, जो बड़ा सा रेडियो हुआ करता था, टेबल पर एक परिवार के सदस्य की तरह बैठा रहता था, मर्फी वाला रेडियो, तो उसके लिए भी कवर बनाया जाता था और वो बाकायदा डिजाइनदार कवर होता था कि वो स्पीकर दिखाई पड़े और कवर से पूरा रेडियो ढका रहे ताकि उसमें डस्ट ना जाए। और कई बार होता है ना कि कोई बड़े चाव से हमने साड़ी खरीदी, कुर्ता खरीदा या कोई भी जीन्स खरीदी, उस पर कुछ ऐसी जगह पे वो अटक गया जिससे हल्की सी खरोंच लग गई या कुछ फट गया वो उस जगह से, तो हमें लगता है कि अब दोबारा नहीं पहनेंगे, मन में एक खटास सी आ जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद अलमारी में जब हम फिर से उसी कपड़े को देखते हैं तो मन करता है कि चलो कुछ नया करके इसको पहन लिया जाए। तो इस तरह से जो ये चीजें हमारी अन्य सखियों ने लिखी है ना कि पैच वर्क लगाकर, कुछ कढ़ाई बनाकर या उसको कुछ काट छाट कर छोटा बड़ा करके, इस तरह से कई कपड़ों को नया लुक हम दे सकते हैं। और अगर वो दाग वहां पर कोई आ गया है तो उन्हें डाई करके, होता ना कई बार हमने मशीन में सारे कपड़े एक साथ में डाल दिए और कपड़े नए के नए ही दाग लगने से खराब हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से अलग तरह से डाई किया जाए या रंग बिरंगे जो छपाई की जाती है, इस तरह से उस कपड़े को हम नया लुक देकर फिर से पहन सकते हैं। वैसे जो डिजाइनदार दुपट्टे होते हैं, चुन्नी, उसके तो कुर्ते बनाए हैं आपने भी और हमने भी है ना, और तो वो बहुत सुंदर बनता है। बहुत सारी जो कामकाजी महिलाएं हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता कि वो रोज साड़ी पहन सकें, और जब वो अपनी वार्डरोब को खोलती हैं तो लगता है कि हाय इतनी सारी साड़ियां हैं, सभी पसंदीदा हैं, तो उनका ये आप अपने दिल की बात कर रही हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए बात है, हम कई बार गाउन बना लेते हैं, कई बार उनसे प्लाजो सेट बना लेते हैं। तो और आजकल आप जाइए डिजाइनर्स के पास में तो वो इतने सारे उनके रीयूज बता देते हैं, और जिन कपड़ों को हम बहुत पहन चुके होते हैं तो उनसे तो आजकल इतनी तरह के बैग बनने लगे हैं, कुशन कवर बनने लगे हैं, तो ये जो रीयूज है ना ये बहुत ज्यादा होता है। और बात आपने साड़ियों की निकाली है, तो साड़ियां तो ऐसे ललचाती हैं, तो हम उसको रखे रहते हैं कि अब फला मौके पर फला साड़ी पहनेंगे, और उन साड़ियों को कई बार रखे रखे उसमें क्या कहते हैं कीड़े भी लग जाते हैं, खासतौर से सिल्क की साड़ियों में। तो अगर आप टेलर के पास ले जाएं और ये कहें कि इसका एक डिजाइनदार, जो आजकल बहुत चलन में था पिछले दिनों, वेस्टर्न गाउन, जिससे कि आप कहीं बाहर फंक्शन में जाते थे पार्टी में, और वो जब खरीदने जाते थे तो महंगे महंगे मिलते थे, तो साड़ियों का डिजाइनदार आप वेस्टर्न गाउन बनवा सकते हैं। उनकी कलियां अलग अलग कटवा कर, तो जो खराब हिस्सा है अनारकली में कट जाता है, तो छोटी छोटी कलियां कटवा कर उनकी स्कर्ट बन जाती हैं, उनके अनारकली ड्रेस बन जाते हैं, या आप स्कर्ट बना लीजिए, लहंगा बना लीजिए, ऊपर से कुछ कुर्ती या टॉप नया ले लीजिए, तो वो बहुत सारे नए लुक हैं। इस तरह से जो हमारे सुनने वाले हैं उन्होंने भी कुछ आइडियाज हमें दिए हैं। तो पुराने कपड़ों को नया लुक देने के लिए आप ब्लीचिंग या उनको डाई करना, कढ़ाई, पैचवर्क का उपयोग कर सकते हैं। टी शर्ट को क्रॉप टॉप में बदला जा सकता है, जीन्स को डिस्ट्रेट यानी कि फाड़कर स्टाइलिश बनाया जा सकता है, शर्ट पर बटन या लेस लगाकर उनको नया रूप दिया जा सकता है, डाई का उपयोग करके फीके पड़ चुके कपड़ों को फिर से चमकीला बनाया जा सकता है। इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे साथी ने जो हमें लिखकर बताया है कि कुछ रचनात्मक उपाय उन्होंने बताए हैं कि डाई से नया अंदाज किस तरह से दिया जा सकता है, पेंटिंग या कढ़ाई करके किसी भी शर्ट, टी शर्ट या साधारण से कुर्ते को भी फैब्रिक पेंटिंग उस पर लगा दीजिए, हाथ से कढ़ाई कर दीजिए, तो एक फूल पत्ती बना देंगे तो नया डिजाइनर लुक आ जाता है। इसी तरह से जीन्स का कई तरीके से इस्तेमाल है, शॉर्ट्स बना सकते हैं, बैग या पाउच बना सकते हैं, कुशन या मोबाइल के स्टैंड बना सकते हैं। इस तरह से लैच और पैच वर्क कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, फिटिंग में बदलाव कर सकते हैं, कुछ एक्सेसरीज जोड़ी जा सकती हैं। और आगे इन्होंने
संक्षेप में लिखा है कि इससे पैसों की बचत होती है, पर्यावरण संरक्षण होता है, रचनात्मकता का विकास होता है और यूनिक व्यक्तिगत फैशन का स्टाइल बनता है। छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे डिजाइनदार कपड़े बन सकते हैं, फ्रॉक है, टी शर्ट है, ये बन सकते हैं। और अब एक गाना सुन सकते हैं। कभी छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना। हाय टूटे ना, कभी टूटे ना, लगी तुमसे लगन साथी टूटे बन जाए, चाहे सब रूठे तू रूठे ना, लगी तुमसे लगन साथी टूटे ना। हाय छूटे ना, कभी छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना। हाय टूटे ना, कभी टूटे ना, लगी तुमसे लगन साथी टूटे ना। कहीं ना लागे, ये प्रीत के है नाजुक धागे, दुनिया की नजर कहीं ना लागे, कोई प्यार हमारा लूटे ना, लगी तुमसे लगन साथी छूटे ना। हाय छूटे ना, कभी छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना। हाय टूटे ना, कभी टूटे ना, लगी तुमसे लगन साथी। कपड़ों से और क्या क्या बन सकता है चंचल? पुराने जो स्वेटर होते हैं ना, उनका भी हम एक नया लुक दे सकते हैं। उनसे टोपी बन सकती हैं और जो पुलोवर होते हैं उनसे हम कार्डिगन बना सकते हैं। लेकिन ऊन कट जाता है बीच से, फिर उसको कैसे करें? अरे मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ। अच्छा। एक बार हुआ क्या कि ये तो उन दिनों की बात है जब मैं जयपुर में रहा करती थी और वहाँ ठंड बहुत होती है। तो पूरा तैयार हो गई, हेयर स्टाइल वगैरह अच्छे से बना लिया, बाद में आता है कि स्वेटर नहीं पहना है। अब स्वेटर पहनने में लगने लगी भाई ऊपर से जब गले में से हम डालेंगे सर पे तो सारा हेयर स्टाइल खराब हो जाता है, और ये समस्या और भी लोगों को शायद होती होगी। तो उस दिन तो फिर मुझे दोबारा हेयर स्टाइल बनाना पड़ा, लेकिन इससे बचने के लिए मैंने परमानेंटली उस स्वेटर को काट दिया आगे से, और फिर वहां पर मम्मी ने, क्योंकि मम्मी सिलाई कढ़ाई किया करती थी, तो वहां पर मेरी माता जी ने एक जिप लगा दी और बड़ा सुंदर सा वो कार्डिगन बन गया। तो ये भी एक नया तरीका इस्तेमाल है। अगर आपका कोई पूरा ऐसा स्वेटर है जो आपको गले में से सर पे से डालकर पहनना पड़ता है, पूरा बंद है, और ये समस्या कभी आपके साथ भी हुई हो, तो आप इसे जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसको आगे से काट लीजिए और वहां पट्टी लग जाती है तो वो उसको मोड़ दिया जाता है, तो ऊन के धागे निकलने का डर भी नहीं रहता, और जिप लगाने के बाद में उसे खोलकर पहनने में बड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप बटन लगाएंगे तो शायद वो ऊन के धागे निकलने का डर रहता है, इसलिए जिप लगाना ज्यादा सुरक्षित। और एक बड़े काम की चीज है कि पुराने कपड़ों को, खास तौर से जो छींटदार शर्टें होती हैं कॉटन की मोटी,
तो उसके सुंदर डिजाइनदार बैग या झोले बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको प्लास्टिक की थैलियां लेनी जानी है तो झोले तो बहुत सारे घर में चाहिए होते हैं, तो वो डिजाइनदार बैग बन और सकता इस है। तरह से ममता जी हम प्लास्टिक के उपयोग को रोक भी सकते हैं। आजकल ज्यादातर कागज के थैलियों में सामान आने लगा है, तो कई बार लटका कर आपको बहुत देर तक कोई भारी वजनदार सामान लाना है तो वो कागज की थैलियां भी उस वजन को झेल नहीं पाती हैं। इसलिए बेहतर है कि आप घर पर बना हुआ कपड़े का बना हुआ कोई थैला लेकर जाएं। और थैले से जब सब्जियां लेकर आते हैं ना तो कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। उसकी साफ सफाई देख रेख कैसे करते हैं, जरा बताइए। हाँ भाई, ये तो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में हमारे साथियों ने भी हमें लिखकर भेजा है कि ये जो बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है हमारे रसोई घर में होता है, जो कि होता है खाने को सुरक्षित रखने के लिए और ताजा रखने के लिए। लेकिन कोई ऐसी चीज अगर रख दी जो खाने को ताजा रखने की बजाय बदबूदार बना दे, या कई चीजें बहुत दिन तक रखी हुई हैं तो भी वो एक सड़न या बदबू पैदा करने लगती हैं, तो इससे हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। फ्रिज से जो दुर्गंध आती है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जिन्हें हम कई बार नजरअंदाज करते हैं, फिर बैक्टीरिया और फफूंद पनपने लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर इस गंध से आपको बचना है तो बेकिंग सोडा का जो घोल है उससे आप साफ कर सकते हैं। ये हमारे साथियों ने ये टिप हमें बताई। कटा हुआ नींबू का टुकड़ा रख देना चाहिए, उससे भी उसकी जो आपने स्मेल होती है चली ये टिप भी हमारे साथियों ने हम तक लिखकर पहुंचाई है। अगर बेकिंग सोडे के घोल से आप पहुंच नहीं सकते हैं तो एक खुले बर्तन में, कटोरी में आप बेकिंग सोडा रख दीजिए तो वो भी गंध को सोख लेता है। और अगर ये बदबू बहुत ज्यादा जिद्दी है तो सफेद सिरका जो होता है उसे पानी में घोलकर एक मिश्रण तैयार कीजिए और इससे पोंछा लगा दीजिए। और कॉफी के जो दाने हैं उनको भी रखा जा सकता है। ये भी हमारे एक श्रोता की लिखी हुई टिप्पणी है। और नींबू की तो आपने बताई दी है। इसके बाद जो सक्रिय कोयला जिसे एक्टिव चारकोल कहते हैं वो भी गंध सोखने में शक्तिशाली होता है, तो उसे भी रखकर आप फ्रिज नमी सोख लेता है। और अब चलते चलते सुनते हैं ये गाना। फिल्म है भरोसा, लता मंगेशकर की आवाज। भरोसा फिल्म का ये सुरीला सा गीत था। जी तो चाह रहा है कि पूरा गाना सुनवाए, लेकिन घड़ी की ओर देख रहे हैं तो अब वक्त नहीं कि पूरा गाना, कुछ एक अंतरा बचा रह गया, फिर कभी। अब बस अब श्रोताओं से इजाजत लेने की बारी है, तो श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और चंचल वर्मा का नमस्कार।